अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी देयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से। उसके रिलेशनशिप्स हम करेंगे कि वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे, मास के टर्म्स में कैसे, मोमेंटम के टर्म्स में कैसे, फोर्स के टर्म्स में कैसे। देयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसी के रिलेशनशिप्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से। तो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। जो ऐसी तवानाई, जो ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से हो, उससे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने कॉमनली ये देखा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ mv², ये फार्मूला बेसिक फार्मूला आपने देखा है, कई बार देखा है। तो हाफ mv², ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मास टाइम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी बाय इटसेल्फ। ये वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट है बाय इटसेल्फ। हाफ मास टाइम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो तो बाय इटसेल्फ नेगेटिव से ही डॉट प्रोडक्ट होगी। तो हम क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव की नेगेटिव से क्या आती है? पॉजिटिव आती है। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं कहलाएगी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी तो पॉजिटिव होगी, नहीं होगी ज़ीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेवर बिकम्स नेगेटिव। ये ध्यान में रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो पॉजिटिव भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो भी हो सकती है अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या किसी के साथ रिलेटिव मोशन ना हो, तब भी पॉजिटिव भी होगी या हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं। तो एक MCQ ऐसे भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बिकम A पॉजिटिव, B ज़ीरो, C नेगेटिव। सो नेगेटिव इज करेक्ट चॉइस। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv.v। तो इधर से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। ये 1/2 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड द वेलोसिटी भी है काइनेटिक एनर्जी। आप अगर रेशनलाइज करें इसे तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि या इस फार्मूले से कि 1/2 mv² मास को मल्टीपल भी करें और डिवाइड भी करें। तो क्या ऐसे हो सकता है कि दिस आल्सो इक्वल्स टू mv.mv फैक्टर के टर्म्स में डिवाइडेड बाय 2m। ये वेलोसिटी यहाँ भी है, तो दैट मीन्स इस मास से मल्टीपल हो रही है, तो मास इंटू वेलोसिटी डॉट मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2m। तो इससे हम मास इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स मोमेंटम, ये भी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1/2 टाइम्स मोमेंटम बाय इटसेल्फ, लीनियर मोमेंटम बाय इटसेल्फ, 1/2 मास टाइम्स, 1/2 मास टाइम्स मोमेंटम बाय इटसेल्फ। इसके अलावा अगर हम ऐसे कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज इक्वल्स टू वर्क डन और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि काइनेटिक एनर्जी जो चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल अगर हम ज़ीरो कंसिडर करें तो ऐसी सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन और दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F.S, क्योंकि वर्क डन F.S होता है। सो काइनेटिक एनर्जी के तीन बेसिक रिलेशनशिप्स हैं। एक हाफ mv² है, दूसरा ये रिलेशनशिप है p²/2m, और तीसरा ये है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Fs। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चेंज है, लेकिन इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी सूरत में हमें मास पे से रिलेशनशिप्स हम जोड़ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के। कैसे? कि भाई ये फार्मूला बता रहा है कि
अगर दो मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मासेस के, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो हैवियर होगा उसकी ज़्यादा होगी, जो हैवियर होगा उसकी ज़्यादा होगी। और दैट मीन्स अगर आप ऐसे समझें कि एक कार में हैं और कार में दो पैसेंजर्स हैं, एक 60 kg का और दूसरा है 100 kg का, और कार में जो वेलोसिटी है दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, जो कार की वेलोसिटी वो दोनों पैसेंजर्स की वेलोसिटी। तो अब एक भारी है एक हल्का है, दोनों में से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जो भारी होगा। एंड दिस वे पैसेंजर्स और कार को कंसिडर करें कि कार और पैसेंजर्स एक ही स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन मास जो है कार का ज़्यादा है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी कार की ज़्यादा, प्रोवाइडेड सेम वेलोसिटी। और सही बात है कि कार और पैसेंजर्स की वेलोसिटी वही होगी जो कार की वेलोसिटी होगी। अच्छा, तो यहाँ पे ये ज़ाहिर हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोवाइडेड सेम वेलोसिटी। तो वन रिलेशनशिप ऐसे भी है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एट सेम वेलोसिटी। जो बॉडी हैवियर होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, और दूसरा रिलेशनशिप ये है, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, कि दो बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी उनके मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब दोनों का मोमेंटम बराबर हो। जैसे कैसे होता है? जैसे बुलेट फायर हो रहा है गन से, बुलेट की जो मोमेंटम होगा गन का भी, रिकॉइल ऑफ द गन का मोमेंटम सेम ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक दोनों का मोमेंटम सेम, लेकिन क्या होगा कि जो बुलेट है उसी का मास कम है, लिहाजा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मोमेंटम बराबर है। ओके, ऐसे बहुत से, एक हम रॉकेट फायर करें लॉन्चर से, तो रॉकेट का मास कम है, लॉन्चर का मास जो है वो ज़्यादा है, और मोमेंटम दोनों का जो रॉकेट का होगा वही लॉन्चर का होगा, रॉकेट लॉन्चर का होगा, लिहाजा मोमेंटम बराबर है। तो जो रॉकेट है, रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये मोमेंटम इनका बराबर है। सो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोवाइडेड सेम मोमेंटम। जितने टाइम्स मास कम होगा उतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये सपोज करें कि गन से बुलेट फायर हो रहा है, गन का मास 10 kg है और बुलेट का फायर मास 10 ग्राम है, तो हाउ मच टाइम्स द मास ऑफ द बुलेट गन इज मोर देन दैट ऑफ द बुलेट? कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। और अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई गन की काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, तो व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट? तो 1000 टाइम्स ज़्यादा करें, 1000 टाइम्स ज़्यादा, उसकी 5 है तो इसकी 1000 टाइम्स ज़्यादा, 5 × 1000, 5000 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 5000 जूल इज 1000 टाइम्स मोर देन 5 जूल। क्यों? क्योंकि जितना टाइम्स मास कम उतना ही टाइम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। प्रोवाइडेड क्या? ये वाली प्रोविज़न ये है कि मोमेंटम सेम हो। ऐसे आपको डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशनशिप उलट में, प्रोवाइडेड सेम मोमेंटम। उसके तो हम यह कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एट सेम मोमेंटम। इसके अलावा तीसरी बात कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन हालात में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैवियर है एक लाइटर है, लेकिन उनकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट सेम है, तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। या दैट मीन्स एट कांस्टेंट फोर्स आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, सो काइनेटिक एनर्जी इज independent of mass
एट कांस्टेंट फोर्स, एट कांस्टेंट फोर्स। तो यहां से हम ये रिलेशनशिप्स कर सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी, जैसे पहला रिलेशनशिप है कि डायरेक्ट इक्वेशन टू मास, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू m1 बाय m2। ये कब? सेम वेलोसिटी। और इसके अलावा हम दूसरा रिलेशनशिप ये भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 बाय m1। तीसरा हम ये भी कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 is independent अब इनमें प्रोविजन क्या है? सेम वेलोसिटी, यहां पे सेम मोमेंटम, यहां पे सेम फोर्स कांस्टेंट हो, डिपेंड नहीं करती रिलेशनशिप। ये इनका रेशो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, फोर्स पे डिपेंड करेगा, और दूसरी इस पे वर्क पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे हमने ये यहाँ पे लिखा है कि p² बाय 2m है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² बाय 2m है। तो मोमेंटम से इसका रिलेशनशिप क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू p1² बाय p2²। या यहाँ से अगर हम मोमेंटम को मालूम करें, p1 बाय p2 इक्वल्स टू रेडिकल काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2। रेडिकल काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2। इससे आपको कुछ इसमें डोगर्स में और कुछ अदर एमसीक्यूज में परसेंटेज से एमसीक्यूज हैं, वो कैसे हैं कि जस्ट आप ये सोचिए, ये देखिए कि भाई मोमेंटम इंक्रीजेस बाय, मोमेंटम इंक्रीजेस by 10%, then what will the increase in? The increase in kinetic energy. मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 10%, तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगी? बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सपोज करें कि भाई आपको इनिशियल मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकंड। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 10 न्यूटन सेकंड। मास जो भी हो, डजंट मैटर। रिलेशनशिप हमें काइनेटिक और मोमेंटम का ये है कि p² बाय 2m है। तो अगर मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 10 का स्क्वायर, क्या होगी? 100। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 100 जूल, क्योंकि p² बाय 2m है। सपोज करें मास को आप कुछ भी ना करें, हमें ये कह रहा है कि इंक्रीजेस बाय 10%। 10% मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये बताइए कि 100 का 10% क्या है? 10 है। 50 का 10% क्या है? 5 है। 40 का 10% 4, 30 का 10% 3, 20 का 10% 2, तो 10 का 10% 1। तो दैट मीन्स मोमेंटम जो इंक्रीज हुआ वो 10% इंक्रीज हुआ। अगर इनिशियल मोमेंटम 10 न्यूटन सेकंड है तो फाइनल मोमेंटम अब आ जाएगा 11 न्यूटन सेकंड, मीन्स इंक्रीज हुआ टोटली 1 न्यूटन सेकंड।
क्या हुआ 1 न्यूटन सेकंड। अब ये देखिए कि फाइनल मोमेंटम क्या है, 10 और 1 क्या आ जाएगा 11 न्यूटन सेकंड। अब ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर बाय 2m। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2m क्या हुआ 121 जूल। 2m को छोड़िए, ना उधर हम यूज करें ना इधर ही करें, कोई परवाह नहीं, मास वही है, 120 जूल हुआ। अब 120 जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई, जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी 100 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट मीन्स ये जो चेंज आया 121 में से 100 नफी करें क्या 21 जूल आया। हाउ मच 21 जूल। ये 21 जूल काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कितने 21 जूल, और इनिशियल क्या थी 100 जूल। जूल जूल से करें 21 बाय 100, क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज 21%, बिल्कुल सही कह सकते हैं। तो दैट मीन्स वेन एवर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 21%। क्या 21%। वन सेकेंड देखिए कि भाई मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 10%। सपोज करेंगे हमें पहले इनिशियल मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकंड। अब हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पी स्क्वायर बाय 2m के रिलेशनशिप से, वो क्या होगी पी स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर 100 जूल। अब 10% इंक्रीज हो रहा है कि 10 का 10% क्या होगा 1 न्यूटन सेकंड इंक्रीज हो रहा है। जब 1 न्यूटन सेकंड इंक्रीज हुआ तो फाइनल क्या हुआ 10 + 1 11 न्यूटन सेकंड। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 11 का स्क्वायर 121 जूल। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या हुई 121 माइनस 121 जूल। 21 जूल काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई कितने पे 100 पे, दैट मीन्स 21%। ये है बहुत आसान। ऐसे में अगर आपको ये कहोगे भाई 20% इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 20, तो आप इसको 10 को स्टैंडर्ड बना लीजिए। 10 का 20% क्या है 2 है, तो 2 का इंक्रीज हुआ 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर करें 144, 144 100 से नफी करें 144 से 100 नफी करें क्या बचेंगे 44% इंक्रीज होगी। ऐसे आप करें कि भाई 30% मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी अभी आप जल्दी से आप ही बता लेंगे 30 मीन्स 3 इंक्रीज होगा, 10 में 3 जाएगा 13, 10 का स्क्वायर 100 है तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 दैट मीन्स 69% इंक्रीज। और ये मैंने आपको स्क्वायर का बताया भी था आसान तरीका ये कि भाई 12 का स्क्वायर करना है 2 2 इज 4, अब 12 + 2 14 144। ऐसे आप करें 13 का स्क्वायर मीन्स 13 × 13, 3 3 इज 9, 13 + 3 = 16, 169। सो आप जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये तो हुआ इंक्रीज का। अगर मैं आपको ये कहूं कि मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 10%, क्या डिक्रीजेस बाय 10%, देन व्हाट विल द डिक्रीज एन काइनेटिक एनर्जी। अब 10% 10 न्यूटन सेकंड इनिशियली वही हम कंसिडर करें, उसका 10% डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कितना 1 डिक्रीज हो रहा है। जब 1 डिक्रीज हुआ तो ये क्या होगा नफी होगा, तो 10 में से 1 डिक्रीज करेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 न्यूटन सेकंड। अब 9 का स्क्वायर आप करें, 9 का स्क्वायर 81। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या आएगी
काइनेटिक एनर्जी चेंज पहले 100 थी, अब 81। काइनेटिक एनर्जी चेंज 19। परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? 19/100 इक्वल्स टू 19%। ऐसे ही मैं अगर आपको कहूं कि 20% डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 2 डिक्रीज हो रहा है, 10 से 2 डिक्रीज हो रहा है, तो 2 डिक्रीज हुआ तो 10 से 2 नफी करेंगे, क्या बचेंगे? 8। तो आप क्या करेंगे? यहाँ फाइनल 8 न्यूटन सेकंड मोमेंटम हुआ, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 64 बचा, तो डिक्रीज कितना हुआ? 36%। जब 20% इंक्रीज होने से 44% इंक्रीज हो रहा है और 20% डिक्रीज करने से 36% डिक्रीज हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको शॉर्टकट कि भाई वो 10 है तो वो 20 +-1 करें, अब इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो जाएगा? वो अगर 20% है तो आप ये करेंगे भाई 40% का +-4 करें। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आप ऐसे नहीं करें तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। सो ऐसे आपको परसेंट पे MCQs आ रहे हैं बहुत से बुक्स में, आप इजी कर सकेंगे। और ये बात याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी नेवर बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव होगी या क्या होगी कि ज़ीरो हो सकती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेवर बिकम्स नेगेटिव। और दूसरी बात कि फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी है E=h², इससे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। किसकी? फोटोन की एनर्जी। कोई भी से पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, किसी भी पार्टिकल से ये अट्रैक्ट नहीं हो रही है, रिपेल नहीं हो रही, कोई भी से पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ना ग्रेविटेशनल है, ना ही न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा टोटल एनर्जी ये जो है इसकी फोटोन की, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ऑल द एनर्जी पसेस्ड बाय अ फोटोन इज काइनेटिक एनर्जी। आपको कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी का कोई एग्जांपल पूछे कि भाई ऐसी कोई एग्जांपल दीजिए जिससे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस पेन को हिला रहा हूँ, इससे काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन MgH से पोटेंशियल एनर्जी भी है, या इसकी पोजीशन की वजह से भी इसे पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन फोटोन ऐसा यूनिवर्स पूरी में वाहिद पार्टिकल है जिससे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इससे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पे पोटेंशियल एनर्जी पे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। व्हाट इज, पहले पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इट इज़ एन एनर्जी possessed by a body because of its position, because of its position। तो हम ये कहेंगे कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वैसे है नहीं, प्रैक्टिकली कंसिडर करते हैं। लेकिन अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस हाइट पे ले जाएं, यही मास इस साइड पे, ये इसकी हाइट है, इसको आप ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एनर्जी स्टोर हो रही है। वो क्या एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी possessed बाय बॉडी बिकॉज ऑफ पोजीशन। ये इधर ये है, यहाँ पे और ज़्यादा हो, ये और ज़्यादा हो, लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर, इसके वेट इंटू हाइट की, वेट और हाइट की डॉट प्रोडक्ट है, वेट और हाइट की डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, इधर हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं कि ये 0 है, इस पॉइंट पे 0, लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर करें तो ये कोई ऑब्जेक्ट इस पे खड़ा हुआ है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो प्रैक्टिकली सरफेस ऑफ अर्थ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई हम
कोई घड़ा है, घड़े में के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखें तो उधर सरफेस पे तो खड़ा नहीं हो सकेगा, वो नीचे गिर जाएगा। ज़्यादा गहराई वाला घड़ा हो और ज़्यादा जाएगा। दैट मीन्स अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो होगी तो कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी। अब इस सरफेस पे क्या होगी? अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। और वो वर्क डन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे, इस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो डॉट ये जो डिस्टेंस है टुवर्ड्स सेंटर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो हम ये कर सकते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज। ये मास ऑफ अर्थ है, ये पूरे का पूरा मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। यू नो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक G_m अपॉन r²। ये डॉट में हम r कर रहे हैं। इससे क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन इक्वल्स टू G_me m/r। कहाँ? ये रेफरेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से। और देखिए हमने कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर हम इस सरफेस ऑफ अर्थ पे ऐसे भी कर सकते थे, यही फार्मूला ऐसे चेंज हो सकता है कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स टू ये जो G_me/r² है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि G_me अपॉन r² into m/r। ये m और r को हम इधर ही रखें और ये G_me अपॉन r² को हम यहाँ पर करें। यू नो G_me अपॉन r² किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बराबर। ओके, इक्वल्स टू m/r। तो हम ऐसे भी करते हैं कि G_m/r और mg r सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई उस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे क्या है जहाँ पे हाइट इक्वल्स टू r है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो आप पहले तो ये सोचिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस है और ये दिस d डिस्टेंस इक्वल्स टू r प्लस h है। अच्छा, अब इसमें ये कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आप ये समझेंगे भाई ये r हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस हो जाएगी। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं होगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे ना, ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू G_m/d कहेंगे, क्योंकि सेंटर से कितना दूर है? r प्लस r। तो हम ये कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू G_m/r। क्यों? क्योंकि ये r प्लस r इक्वल्स टू 2r बनेगा। अब ये कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पे, मैंने छठे चैप्टर में भी लिखा है, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट दिया है कि इस पॉइंट पे g की वैल्यू क्या होगी? g की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। क्या होगी? 1/4। तो हम ये करेंगे कि 1/4 G_m/r। 2 2 is a 4, so that means 1/2 G_m/r। अब ये वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चेंज आएगी, इंक्रीज हुई। अब पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स G_me या mg/r कहाँ पे? सरफेस पे, प्लस ये जो इंक्रीज हुई है
प्लस ये इंक्रीज क्या हुई है, ये हुई है, ये इंक्रीज है, हाफ जी एम आर ई क्या होगी, 1 और हाफ 3/4। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at a height equal to radius of the earth, it will become 3/2 mgre, and change or increase will become 1/2 mgre. So ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे हम करेंगे। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो बेसिकली ये इंक्रीज होकर 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 किसी ऐसी पॉइंट पे आ जाएगी कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होगी, और वहाँ पे हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम ज़ीरो। अब इंक्रीज़ होकर ज़ीरो हो रही है, तो हम ये कहें कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, देन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। तो ऐसे डिक्रीज़ होती जाएगी, यहाँ पे सरफेस पे भी नेगेटिव होगी, और इंक्रीज़ होकर ये मैक्सिमम वैल्यू इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे हम आज का लेक्चर जो इस पर पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमारा जो होगा वो एनर्जी होगा, वर्क और एनर्जी का रिलेशनशिप होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।